हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें मैंने आपको संचार क्या है इसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको उसमें संचार का शिक्षा में क्या महत्व है इसके बारे में बताया था कि शिक्षा में संचार का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि संचार के कितने टाइप्स हैं। पहले इनकी मैंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस करवाई थी कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को क्या क्या दिया, जो विद्वान होते हैं उन्होंने। फिर मैंने आपको इसके संचार के प्रकार बताए थे, और उसमें से इन संचार के प्रकारों में से आपकी जो सिलेबस में दे रखे हैं उसमें से मैंने आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करवाया था कि जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। उसमें मैंने सिर्फ आपको मौखिक करवाया था। वैसे आपकी गैर मौखिक, लिखित, औपचारिक और अनौपचारिक और गैर औपचारिक ये सब आएंगे, परंतु मैंने उसमें सिर्फ आपको मौखिक करवाया था। अब इस वीडियो में हम मौखिक के अदर जो गैर मौखिक या लिखित और ये सब हैं, इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उसमें आपको मौखिक का करवा दिया था, आपको पता चल गया था कि हाँ मौखिक कैसा संचार है जिनको हम मुख से बोलकर मौखिक। हमने जैसे इसको पहले मैंने बताया था कि हाँ मौखिक का मतलब ही आपको पता चला है कि जिसको हम शब्दों में उच्चारण सहित मतलब ये बता सके, उसमें अपनी जो सूचना है उसको दे सके, वही क्या हो जाता है, मौखिक संचार हो जाता है। फिर मैंने आपको इसके लाभ बताए थे कि मौखिक संचार के लाभ क्या होते हैं। इसमें कम समय लगता है, धन की बचत होती है, मतलब बहुत सारे लाभ भी बताए थे और हानियाँ भी बताई थी कि इसके जो दोष हैं वो क्या क्या हैं। अब आइए अब हम देखते हैं जो गैर मौखिक है। इट मीन्स अमौखिक भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? अमौखिक भी कह सकते हैं और गैर मौखिक। गैर मौखिक मतलब जो मौखिक ना होकर कैसा हो, विदाउट बोलकर रिप्रेजेंट किया जाए, वो चीज़ हो गए। तो इसे हम अमौखिक भी कहते हैं और गैर मौखिक भी कहते हैं। तो पेपर में कोई सी भी टर्म्स यूज़ हो सकती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं कि जो गैर मौखिक है वो कैसा संचार है। ये संचार एक प्रकार का जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित होता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ना तो ये लिखित होगा और ना ही ये मौखिक होगा। तो फिर ये होगा कैसे, आप एक बार सोच के देखिए। अगर हम अपनी बातों को लिख कर और बोल कर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो और किस वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको खुद को आइडिया लग चुका होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो हम अपने शरीर के जो हाव भाव होते हैं उनको शो करते हैं। जैसे हमने अगर सिट डाउन कहना है तो हमने मुंह से भी नहीं बोला और हमने लिख कर भी नहीं बोला, हमने उसको सिर्फ आंखों से कह दिया सिट डाउन। तो उस टाइप से भी हम क्या कहते हैं, एक तरीके से अपने इशारों में बात करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम अमौखिक संचार कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, ना तो हम लिखित रूप में कहते हैं और ना ही हम मौखिक रूप में कहते हैं। उसमें उन दोनों के अलावा जिसको हम कहते हैं, जो शारीरिक हाव भाव के थ्रू या अपने किसी भी इशारे या सूचना को हम अपने चेहरे के भाव से या आँखों से या हाथ की इधर उधर मूवमेंट करने से हम उसको बता सकें, उसको ही हम क्या कहते हैं, गैर मौखिक या अमौखिक संचार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है कि हाथों के इशारा करके इधर उधर घुमा के हाथों को मैंने बोला जैसे आपको कि उधर जाओ, तो मैंने आपको उधर जाओ ना बोलकर आपको मैंने सिर्फ उस साइड डायरेक्शन में अपनी उंगली कर दी, तो आपको पता चल गया कि मैंने आपको किस साइड डायरेक्शन दी है, उस साइड। तो वैसे ही वो क्या हो जाता है, वो गैर मौखिक या अमौखिक संचार हो जाता है। तो जो गैर मौखिक संचार है वो कई लोग अक्सर अपने संदेश पर जोर देने के लिए इशारों, जैसे कि कई कई लोग होते हैं कि बोलते भी हैं साथ साथ और एक तरफ इशारा भी कर देते हैं। तो क्या करता है जो गैर मौखिक संचार है, वो एक तरीके से जो आप बात कह रहे हैं उस पर ज़्यादा जोर देने के लिए वो कर रहा है, उस चीज़ को ज़्यादा एप्लीकेबल हो सके वो चीज़, इसलिए भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं बोल पा रहे और लिख नहीं पा रहे इसी में यूज़ करते हैं इसको। इस टाइप से ना करके हम इस तरीके से भी करते हैं कि जब हमें अपनी बातों पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसको बनाना होता है, तो उस वे में भी हम इस गैर मौखिक संचार का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो गैर मौखिक संचार है उसके लाभ क्या हैं। आखिर इसके कुछ तो प्रॉफिट होंगे, तभी तो इसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक प्रॉफिट तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इसका एक प्रॉफिट ये होता है कि ये अपनी बातों पे जोर देने के लिए, जो हम संदेश कहना चाह रहे हैं उस संदेश पर जोर देने के लिए इनके जो इशारे होते हैं, अभिव्यक्ति होती हैं या संकेत होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ओके, अब इसके जो लाभ हैं उसको देखते हैं हम। ये गैर मौखिक संचार इशारों, चेहरों के भाव और आँखों के संपर्क में निकटता, स्पर्श आदि का उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, और बिना किसी बोले या लिखित शब्द का उपयोग किए। अतः ये अनपढ़ लोगों के लिए बहुत उपयोगी। तो अगर आपको इसमें हेडिंग डालनी होगी तो आप क्या डालेंगे कि जो गैर मौखिक संचार है वो क्या, इसके क्या लाभ हैं, ये अनपढ़ लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते और कहीं कहीं पे आपकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक
एक लाभ ये भी होता है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग में क्यों आ जाते हैं, जैसे जैसे जो डिसेबिलिटीज जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि जो या तो सुन नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, तो वो अपनी बातों को किस प्रकार प्रकट करते हैं, वो गैर मौखिक संचार के थ्रू अपनी बातों को इधर से उधर उसका आदान प्रदान करते हैं ना। तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, किसके लिए, एक विकलांग व्यक्तियों के लिए और एक अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, ये दोनों के लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो इसको आप 2 पॉइंट ये बना लिया आपने इसके। फिर एक होता है इसकी आकर्षक प्रस्तुति होती है, मतलब जो अशाब्दिक संप्रेषण दृश्य चित्र, हम आपने देखा होगा जब आपको क्लास में टीचर्स पढ़ाती हैं तो उसमें क्या होता है, आपको कई कई चीज़ों में ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू या बहुत मतलब एक साइन के थ्रू कि हाँ ये एरो करके आपको पढ़ाया, जैसे मैंने आपको अगर यही चीज़ करके बताई कि हाँ ये ऐसे है, तो ये आपको क्या लगता है, एक इफेक्टिव लगती है चीज़ें। अगर मैंने आपको यहीं पे इमेज के थ्रू भी समझाया होता तो ये और चीज़ें क्या हो जाती है, इफेक्टिव तौर पे हो जाती। तो इस तरीके से भी जो गैर मौखिक संचार है वो क्या करता है, वो आकर्षक प्रस्तुतिकरण भी करता है। और इसका एक लाभ ये भी है कि ये आसान प्रस्तुति करता है, मतलब जो गैर मौखिक संचार के जो दृश्य होते हैं, श्रव्य दृश्य होते हैं, और मुख्य साधनों का उपयोग करके ही गैर मौखिक संचार में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कि मतलब जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए भी क्या होता है, आसान ये प्रस्तुतिकरण कर देता है। जो गैर मौखिक संचार है वो आसान प्रस्तुति भी उन लोगों के लिए कर देता है जो मुख्य साधन मतलब जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए। इसका एक ये भी फायदा है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है ट्रांसफर, जैसे कि जो गैर मौखिक संदेश होता है वो मौखिक संदेश के लिए स्थानापन्न हो सकते हैं। अब आप इसको मौखिक संदेश के बजाय भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि खासकर यदि यह शोर, रुकावट, लंबी दूरी आदि द्वारा अवरुद्ध है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर आपको हावा उंगली से होठों को इंगित करने के लिए शांत चेहरे भाव की आवश्यकता होती है, तो आप जैसे अब आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे प्रतिस्थापन होता है। मान लो अगर आपको बोलना है कि शांत हो जाओ, तो आप अगर मुख से ना बोलकर मैंने आपको यूँ नहीं बोला कि बिल्कुल शट अप, तो मैंने आपको ये चीज़ ना बोलकर मैंने सिर्फ आपको मुंह पे उंगली रख के बताया, तो ये क्या हो गया, इसका प्रतिस्थापन हो गया। इट मीन्स मैं आपको इसको मौखिक रूप में ना यूज़ कर इसको मौखिक संदेश के बजाय यूज़ ना करके कैसे इसका संचार कर दूं, गैर मौखिक तरीके से। तो ये क्या करता है, एक ट्रांसफर है, उसके प्रतिस्थापन के रूप में भी जो गैर मौखिक संचार है वो काम करता है। या तो मैंने आपको अगर यस ना बोलकर मैंने आपको हाँ के बजाय में मुंडी, जो हम अपना जो सर हिला देते हैं हाँ की उसमें, तो इस तरीके से भी क्या हो जाता है, ये उसका मौखिक संचार का क्या कर देता है, ये प्रतिस्थापन कर गैर मौखिक संचार यूजफुल में आ जाता है, कि हम इसको मौखिक संदेश में ना व्यक्त करके हम इसे गैर मौखिक रूप में हम कह सकें। तो इसके लिए भी ये यूज़फुल होता है गैर मौखिक संचार। और ये विकलांग लोगों की मदद के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो 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 विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनमें ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो ये गैर मौखिक संचार है, क्योंकि उनको ना तो अगर मान लीजिए अगर वो अगर नेत्रहीन है तो वो लिखा हुआ भी आपका नहीं देख सकेंगे, और अगर वो सुन भी नहीं सकते, नेत्रहीन और ना सुन पाएंगे, तो ना तो वो आपकी बोली को पढ़ पाएंगे, मतलब ना तो आप जो उनसे मौखिक रूप में कहेंगे ना तो वो समझ पाएंगे वो, और ना ही जो आप उनको लिख कर बोलेंगे वो समझ पाएंगे, सिर्फ वो आपको देख सकते हैं। तो आप उनको कैसे व्यक्त कर सकते हैं अपने भाव को, उनको अपने शारीरिक हाव भाव से या आँखों से या हाथ वाथ के मूवमेंट से इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये किसके लिए उपयोगी होते हैं, ये विकलांग जो व्यक्ति होते हैं, जो विकलांग लोगों की मदद के लिए होता है हेल्पफुल। अब इस गैर मौखिक संचार के कुछ दोष भी होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी चीज़ के प्रॉफिट होता है तो उसका एक लॉस भी होता ही होता है, क्योंकि सब चीज़ के अंदर एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, सभी गुण आपके अंदर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि तो वैसे ही जो हर एक चीज़ है उसकी कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। तो अब इसके दोष के बारे में हम पढ़ते हैं। जो गैर मौखिक संचार है ना, वो लंबी बातचीत और आवश्यक स्पष्टीकरण संभव नहीं हो पाता, कि मान लो अगर आपको कोई लंबी बातचीत करनी है तो उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें आप जितना मतलब बताने में उसमें क्या लगने लग जाता है, आपको ज़्यादा टाइम भी लगता है, और उसमें आपको एक तरीके से सामने वाला बंदा आपकी जो बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये भी आपको कंफर्म नहीं हो पाता है कि उसकी स्पष्टीकरण मतलब आप उसको सही तरीके से दे पा भी रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, तो ये आपको पूरा फुल मतलब क्लियर नहीं होता, और इस वजह से क्या होता है, ये जो गैर मौखिक संचार की ये दोष में इन्वॉल्व हो जाता है। और हर कोई, अब दूसरा दोष ये है कि जो हर कोई दूसरे के साथ गैर मौखिक संचार के माध्यम से संवाद करना पसंद नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसको अपने मतलब एक तरीके से हाथों की एक्टिंग करके या कुछ
बिना बोले कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सामने वाला जो आपको बात को समझना चाह रहा है वो उसको भी ये चीज़ पसंद आए। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो गैरमौखिक जो संचार है वो सब उसको पसंद करे, उस संवाद को संवाद उस थ्रू सब बात करना पसंद करे। तो ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कभी कभी ये लोगों को या श्रोताओं जो लोग होते हैं सुनने वाले, उनके ऊपर ना ये अपनी छाप भी नहीं छोड़ पाता। आपने देखा होगा कि कई कई बंदे बोलते हैं कि हाँ जो बोलने वाले पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। तो क्या होता है तो अगर आप बिना बोले अपनी बातों को रिप्रेजेंट करें तो आप उसके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ पाते नहीं छोड़ पाते। परंतु जो बोलकर व्यक्त करता है अपनी बातों को, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में उसकी बोली हुई बातें कुछ कुछ इमेजिनेशन होता है। अगर आपसे वो मिलकर जा चुका है फिर भी उसके पास आपकी कुछ ना कुछ मेमोरी एक तरीके से रहती है। परंतु अगर आप अपने हाव भाव से सिर्फ उसको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर आप इतना अच्छा इफेक्ट अपने ऊपर नहीं छोड़ पाते हो। तो ये इसलिए भी कम प्रभावशील होता है, मतलब किसी और के ऊपर अपनी छाप छोड़ने के लिए। तो इसका एक ये भी क्या है, दोष है गैर मौखिक संचार का। जो गैर मौखिक संचार होता है ना, इसका तीसरा दोष ये है कि जो गैर मौखिक संचार में दोनों पक्षों का एक ही स्थान पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर गैर मौखिक संचार तभी हो पाएगा कि जब वो मेरे फेस को या मेरे को पूरे तरीके से अच्छे से देखता है, तभी तो हम उसके साथ गैर मौखिक संचार कर पाएंगे। परंतु मौखिक संचार में तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम टेलीफोन के थ्रू भी बात कर सकते हैं, और लिखित संचार में भी हम ये करते हैं कि हमने किसी को लेटर भेज दिया, किसी को हमने चिट्ठी भेज दी, तो उसके पास वो पहुंच गई, तो जब मर्जी वो जो लोग हैं वो देख सकते हैं। पर गैर मौखिक संचार में तो यही होता है कि वो आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उसको अपनी बातों को समझा पाएंगे। तो इसलिए भी ये होता है कि जो दोनों पक्षों का एक ही स्थान पर मौजूद होना ज़रूरी होता है, और ऐसा हो पाना बहुत असंभव होता है। इस वजह से जो गैर मौखिक संचार है ये उसका क्या है, दोष है। तो मैंने आपको ये इसके दोष ये बताए कि दोनों पक्षों का होना भी मतलब एक तरीके से एक स्थान पर ज़रूरी होता है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी मतलब क्या होता है, गैर मौखिक संचार, और वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि आपको ना वैसे इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप इसके वर्ड टर्म्स को देखते हैं ना तो इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होता है। मौखिक संचार होता है क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, गैर मौखिक संचार। तो जो गैर मौखिक संचार होता है वो मौखिक संचार की अपेक्षा क्या करता है, अधिक समय लेता है समझने में। आप क्योंकि देखते होंगे कि अगर हम किसी जो विकलांग जो लोग होते हैं, अगर हम उनको देखते हैं, उनको हम अपने अपने हाव भाव से समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसको क्या ज़्यादा टाइम लगता है। परंतु अगर वही जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको हम आसानी से बोलकर और जल्दी से वो आपकी बातों को क्या कर लेता है, वो समझ भी लेता है। तो इसलिए क्या करता है, जो गैर मौखिक संचार है वो ज़्यादा टाइम लेता है कंपेरिजन टू मौखिक संचार के। तो इसका एक ये भी दोष है। अब हमने इसमें क्या पढ़ लिया, जो गैर मौखिक संचार है उसके बारे में भी हमने देख लिया कि गैर मौखिक संचार है क्या, और गैर मौखिक संचार के लाभ क्या हैं और उसके दोष क्या हैं, हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो लिखित संचार है, इसका एक प्रकार लिखित संचार भी। अब लिखित संचार क्या है, लिखित संचार आपको पता होगा कि लिखित का मतलब लिखना। इट मीन्स जब आप अपने जो संचार, इट मीन्स जो आप अपने जो भावनाएं हैं उसे लिखित रूप में लिखकर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, लिखित संचार हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी होता है ना कि जो लिखित संचार होता है एक औपचारिक संचार होता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल संचार होता है। आपने देखा होगा अधिकतर जो लिखित संचार होते हैं या तो लेटर होते हैं, या तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं जो टीचर्स को लिखते हैं, या लेटर लिखते हैं जो हम एडिटर्स को लिखते हैं, या कहीं और लिखते हैं। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी तो शो करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिखित संचार होता है ना एक प्रकार का औपचारिक संचार ही होता है, जिसमें हम ना सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं, लिखित रूप में करते हैं। किस प्रकार से, लिखित रूप में करते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। इस संचार के द्वारा संचारक को लिखित रूप में प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है। और ये जो संचार है उसको जो संचारक होता है, जो इस मतलब जो प्राप्तकर्ता होता है, तो उसको ये क्या होता है, आसानी से उसको वो संभाल करके भी रख सकता है। और इसकी क्या होती है, भावी मतलब भविष्य में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इसके ऊपर डिस्कशन भी किया जा सकता है। परंतु जो मौखिक संचार होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है और मैंने आपको बताया भी था कि जो मौखिक संचार के जो लाभ होते हैं वो गैर मौखिक संचार के दोष में आ जाता है, और जो गैर मौखिक संचार के लाभ होते हैं वो मौखिक संचार के हानि में आ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना।
लिखित संचार के, क्योंकि अगर आपको पेपर में है ना, अगर आपसे यूँ पूछ लेता है, मान लीजिए अगर मैंने आपको पेपर में दे दिया कि मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार के बीच में अंतर बताओ, तब आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियरफाई कर दिया है। तो आपको वो आसानी होगी पेपर में बताने के लिए कि गैर मौखिक क्या और अमौखिक क्या है। बेशक कि मैंने आपको उसमें डिफरेंस नहीं करवाया, परंतु अगर आपको मैंने उतना अच्छे से उसको बता दिया है, उसके लाभ दोष जो भी है उसको मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया कि आप उसके अंदर खुद ही डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इतने एप्लीकेबल तो हो ही गए हैं कि उसको आप उसके डिफरेंसेस को, अगर आपके पेपर में आ जाता है कि मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार में अंतर बताइए, तो आप उसे वहाँ पर लिख सकें, क्योंकि मैंने आपको उसके अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मुझे आशा है। तो मैंने आपको लिखित संचार पढ़ाई थी, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो लिखित संचार के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि आवश्यक जो सूचना होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की गई है, और एक लिखित संचार सही तथा संक्षिप्त जो एक्सप्लेनेशन होती है पूर्ण तथा स्पष्ट होते हैं। कभी भी ये एक तरीके से आपको अगर नहीं भी समझ में आता तो आप उसको दोबारा से वह क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु मौखिक संचार में ऐसा नहीं हो पाता था। अब देखते हैं कि जो लिखित संचार के क्या क्या साधन होते हैं, हम किस किस प्रकार से जो लिखित संचार कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो बुलेटिन के थ्रू, आपने देखा होगा कि टीवी में न्यूज़ दिखाता है तो उसमें बुलेटिन्स दिखाते हैं, आपने देख रखे होंगे। डायरी के थ्रू, समाचार पत्र होते हैं, आपके मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, ये सब क्या है, लिखित संचार की तो साधन है ना। इसमें आप लिखित रूप से अपने संचार को, अपनी जो बातें को इधर से उधर पहुंचा पा रहे हैं, तो ये है लिखित संचार के क्या है, साधन है। तो इनके बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं जो लिखित संचार के लाभ क्या क्या हैं। तो लिखित संचार जो है, लिखित संप्रेषण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम संचार को क्या बोलते हैं, संप्रेषण भी बोलते हैं। तो जो लिखित संचार की दशा में दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। जो लिखित संचार होता है इसका एक ये भी लाभ है कि अगर आपको अपनी बात कहनी है तो वो बंदा अगर आपके सामने नहीं भी है तो भी आप अपनी बात को उस तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लिखित संचार में वो बात एक तरीके से हम उसको पेपर पे लिख के और उसको सेंड कर देते हैं, और वो उसको जब पढ़ने का मन होता है या उसको जब देखने का मन होता है वो देख लेता है और उस तक आपकी बात क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो एक लिखित संचार का ये भी फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों पक्ष एक समान एक साथ मतलब हों, आमने सामने बैठे हों तभी वो बात संभव हो पाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों पक्ष क्या हों, एक साथ इकट्ठे हों। इसका एक ये फ़ायदा है कि ये जो होता है ना, ये जो विस्तृत एवं जटिल सूचनाएं होती हैं के संप्रेषण के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। कि मतलब अगर आपको लंबी चौड़ी कोई बात कहनी है तो जब लिखित संचार होता है तो वो आपको आसानी से, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप उसको पीछे दोबारा से देख कर और फिर उस बात को समझ सकते हैं। परंतु मौखिक संचार में मैंने आपको कह दिया, आप उसे दोबारा से रिवाइंड करके देख ही नहीं सकते, मतलब एक तरीके रिवाइंड करके आप बोल ही नहीं पाएंगे, उसको सुन पाएंगे, क्योंकि आप उसको बार बार पूछेंगे कि आपने क्या बोला, तो वो भी बंदा सामने से डिस्टर्ब होता है। परंतु लिखित संचार में क्या है कि अगर आपको किसी ने बात ये लिख के दे दी, आपने उसको पढ़ा और अगर आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है पर आप उसे दोबारा से समझ लेंगे। तो एक ये भी फ़ायदा होता है किसका, लिखित संचार का, कि ये जटिल और जो विस्तृत सूचनाएं होती हैं उनको समझने में अधिक उपयुक्त होता है। इसका एक ये भी लाभ है कि ये साधन कैसे होते हैं, ये मितव्ययी होता है, मतलब इकोनॉमिकली होता है। आप इसमें कम खर्चा लगता है एक तरीके से, क्योंकि डाक द्वारा समाचार योजना जो होती है वो दूरभाष पर बात करने की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती होती है। आपने देखा होगा डाक से अगर आप ईमेल कर भेजते हैं तो वो कम सस्ता पड़ता है कंपेरिजन टू जो हम कॉल पे किसी से बात करते हैं। तो उसमें आपने देख रखा है कि आजकल कितने ज़्यादा मतलब बैलेंस का वो हो चुका है, प्राइस हो चुका है कंपेरिजन टू जो हम पहले डाक द्वारा अगर हम कुछ मतलब समाचार अपनी भेजते थे उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या है, ये मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब होता है कि कम खर्च में, मतलब कम खर्चीला होता है ये। अब लिखित संवाद है ना, प्रमाण का भी काम करता है। इट मीन्स अगर आपने कोई बात कही है तो उसका ये प्रमाणित रूप भी होता है। अगर आपने ये बात कही और किसी ने आपकी बातों को बोला कि नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने ऐसा कहा था, मतलब एक तरीके से आपकी बातों को गलत कहने की प्रूफ कर रहा है वो, परंतु आपके पास एक तरीके लिखित संचार होगा कि नहीं आपने यही बात कही थी, तो ये क्या करता है, एक प्रमाण का भी काम करता है कि इसका एक जो आपका विटनेस के थ्रू भी ये काम करता है, और ये भावी सद्बोध के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो भविष्य के लिए भी यूज़फुल होता है। कि हाँ भविष्य में अगर किसी को शो करना हो कि हाँ आपने मुझे ये चीज़ कही थी, एग्रीमेंट पे आपने साइन किया था, ये बात हुई थी हमारे बीच में, तो वो चीज़ शो करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो इसका एक ये भी लाभ हो गया। जो लिखित संदेश वाहन में सूचनाकर्ता को सोचने का अधिक मौका मिलता है। अगर लिखित रूप में मैंने आपको दे रखा है तो आप उसे पढ़कर पहले समझेंगे अच्छे से, हाँ ऐसा है,
तो इसमें क्या होता है कि जो सूचनाकर्ता होता है, मतलब जो सूचना प्राप्त करता होता है, उसको भी उस पर विचार करने का एक मौका मिल जाता है। परंतु जो अगर मैं बोलकर वही बात को व्यक्त करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ उसी टाइम आपको जस्ट समझना होता है। वो छोटी चीज़ों के लिए तो सही है कि हाँ, मैंने कुछ थोड़ी देर के लिए बात कही और आपने उसे समझ लिया झट से, परंतु जो बड़ी बातें होने लग जाती हैं, तो उसके लिए लिखित संचार क्या होता है, ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसलिए ये जो सूचनाकर्ता को इसमें क्या होता है, सोचने का अधिक मौका मिलता है। और वही लिखित संचार है, एक गोपनीयता को भी बनाए रखता है, क्योंकि लिखित रूप में हमने किसी को भेजा, तो वो बातें हम आपके बीच और मेरे बीच में रहेंगी। मतलब इस टाइप से हो जाएगा, या तो जिसको मैंने वो लेटर भेजा उसके बीच में वो बात रहेगी, और जिसने भेजा उसके बीच में ये बातें रहती हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, ये गोपनीय होते हैं। जो लिखित संचार होते हैं वो गोपनीय होते हैं, परंतु जो मौखिक होता है वो बाय चांस कोई दूसरा बंदा भी उसे सुन सकता है, तो इस वजह से वो कम गोपनीय होते हैं। परंतु जो लिखित संचार होता है वो गोपनीय होते हैं। अब जो लिखित संचार में गलतफहमी उत्पन्न होने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसमें लिखित रूप में होता है। परंतु कभी कभी ना जो मौखिक संचार होता है उसमें ऐसा हो जाता है कि क्या होने लग जाता है, उसमें गलतफहमी उत्पन्न होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। क्योंकि कोई बात हम कहते हैं, तो बाई चांस जो हमारे सामने वाला बंदा है जिसने वो बात सुनी, तो उसने वो बात को गलत रूप में ले लिया, कि गलत वे में सुन लिया या गलत रूप में ले लिया, तो उस टाइप से उसमें गलतफहमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। परंतु जो लिखित संचार होता है उसमें गलतफहमी के कम चांस रहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ना एक तरीके से डिफरेंसेस के तौर पे भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, कि जिससे आपको समझने में भी आसानी हो, और अगर आपके पेपर में कुछ पूछ लिया जाता है इनके डिफरेंसेस के बारे में, तो अभी आपको उसको लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं हम जो लिखित संप्रेषण के क्या क्या दोष हैं, इसके मतलब क्या क्या हानियाँ, मतलब कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो इनकी क्या है। तो जो लिखित संचार की दशा में प्रत्येक सूचना को, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी हो, लिखित रूप में ही प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, बहुत अधिक समय व धन अपव्यय होता है। तो एक ये इसका नुकसान है कि अगर हमें छोटी बात भी कहनी है तो लिखित संचार में हमें लिख कर उसको देना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, ज़्यादा पेपर पेन भी खर्च होगा, फिर उसमें ज़्यादा मतलब कहिए धन भी लगेगा और अधिक समय भी लगेगा। तो इसलिए ये क्या है, एक छोटी बात को कहने के लिए इसमें लिखित संप्रेषण अच्छा नहीं होता है कंपेरिजन टू मौखिक संप्रेषण। तो इसका एक ये भी दोष है लिखित संचार का। इसका एक सेकंड दोष ये है कि जो प्रत्येक छोटी बात को हमेशा लिखित रूप में ही प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है, कि जो छोटी बात है उसको हमेशा मतलब लिखित रूप में हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि इतना अच्छा नहीं लगता अगर हमें छोटी छोटी बातों को भी कहना है और उसको हम लिख लिख कर बोलें, तो इट्स नॉट गुड फॉर मतलब जो हमारे सामने वाले बंदा होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही हमें खुद को अच्छा लगता है, और इसमें बहुत टाइम भी क्या होता है, वेस्ट होता है। अब इसका थर्ड दोष ये है कि जो अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो लिखित संप्रेषण क्या है, किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको लिख कर अपनी बातों को बस समझाना चाह रहे हैं, तो वो आप जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो वो विदाउट मतलब अच्छा ही नहीं है ना, उसके लिए तो वो काम का ही नहीं रहा। तो इसलिए अशिक्षित व्यक्तियों के लिए क्या है, ये हानिकारक है, मतलब एक तरीके से उनके लिए कोई हेल्पफुल नहीं है ये। तो इसमें ये भी कमी निकल जाती है कि इनका जो मौखिक अथवा लिखित संचार के अपेक्षाकृत श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय करना तभी मतलब संभव हो पाता है ना, जब उस जो सामने वाला मतलब जो परिस्थिति है ना उसी पे ये डिपेंड करता है अधिकतर। अगर अशिक्षित व्यक्ति हैं तो उस टाइम तो लिखित संचार बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, परंतु अगर पढ़े लिखा व्यक्ति है तो उसके टाइम पे अगर बड़ी बातों को कहना है तो लिखित संचार अच्छा है, अगर छोटी बात को कहना है तो मौखिक संचार भी अच्छा है। तो इस टाइप से ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब लिखित संचार मौखिक संचार की तुलना में कम लचीला होता है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिखित संचार है वो कम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसमें अगर हमें बार बार अगर पुष्टि करनी होगी तो बहुत टाइम लगता है। परंतु मौखिक संचार में जैसे मैंने आपको कुछ बात गलत कह दी और मैंने उसी टाइम आपको करेक्शन करके भी बोल दिया, तो इसमें मतलब मौखिक संचार क्या होता है, ज़्यादा लचीला होता है। मौखिक संचार कैसा होता है, ज़्यादा लचीला होता है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। परंतु जो लिखित संचार होता है वो कम लचीला होता है, क्योंकि उसमें बहुत मतलब कम टाइम मतलब चेंज करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कम लचीला होता है। परंतु जो मौखिक संचार वो क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अब हमने लिखित संचार के बारे में भी देख लिया कि लिखित संचार क्या है, क्या हमने देखा कि लिखित संचार क्या है, फिर हमने देखा कि लिखित संचार के क्या क्या लाभ हैं, फिर हमने देखा इसमें कि लिखित संचार के क्या क्या दोष हैं। तो हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं आगे कि जो औपचारिक संचार है वो क्या है। अब हम औपचारिक संचार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि औपचारिक संचार होता क्या है। हमने क्या क्या अभी तक देखा, हमने अभी तक क्या क्या देखा है, मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार क्या है, उसकी लाभ हानियाँ। फिर हमने देखा गैर मौखिक या अमौखिक भी हम कह लेते हैं इसे, गैर मौखिक संचार क्या है।
फिर हमने देखा लिखित संचार क्या है और इसके लाभ और हानियाँ। अब हम क्या देखते हैं, औपचारिक और फिर उसके बाद अनौपचारिक इन संचार के बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि औपचारिक जो संचार होता है ना, वो ऐसा तरीका, अब मैं इसको पहले आपको एक इंग्लिश टर्म देती हूँ। आपने सुना होगा फॉर्मल, या फॉर्मल तरीके से हमने किसी को कुछ बात कही, या ऑफिशियल तरीके से। तो ये क्या होता है, ये मतलब औपचारिक किसी को हम हिंदी में कहते हैं। फॉर्मेलिटी हम शो करते हैं ना, जैसे कि फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या से शो करते हैं, फॉर्मेलिटी शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें कितनी रिस्पेक्ट थ्रू बोलना पड़ता है, सर मैडम, रिस्पेक्टफुली सर मैडम, हमें ये सब लिखना होता है, हमें ये सब इंगित करना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक संचार भी कहते हैं। कि जब हमने अपनी बातों में ऐसा तरीका अपना लिया, जब हम उसमें फॉर्मल तरीके से बातों को कह रहे हैं, तो वो क्या सा संचार हो जाता है, वो औपचारिक संचार हो जाता है। तो एक ये है औपचारिक संचार को। मैं अब इसमें आपको जो मैंने लिख रखा है उसके बारे में बताती हूँ कि औपचारिक संचार वो तरीका होता है ना, जिसमें सभी नियम पहले से बने होते हैं। उसमें पहले से प्री प्लान होता है कि हाँ, अगर मान लो ऑफिस में आपकी कुछ बन रहा है, कोई सेमिनार टाइप में हो रहा है, तो उसमें आपसे पहले से प्री प्लान किया जाता है कि हाँ, आपको ये बातें कहनी है, ये चीज़ कहना है। या ऑफिस की कुछ भी मीटिंग्स होती हैं तो उनमें ये चीज़ पहले से क्या करते हैं, प्री प्लान कर दिया जाता है। पहले से उसमें हर चीज़ निर्धारित की जाती है। संचार के इसमें नियम का प्रयोग करते हुए इसमें नियम का प्रयोग करते हुए कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कोई ना कोई मतलब रूल वो होता है, अप्लाई होता है, तभी हम इस कम्युनिकेशन को कर पाते हैं, औपचारिक संचार कर पाते हैं, जिससे हमारा क्या हो, फॉर्मेलिटी शो हो। और ये अधिकतर क्या होता है, मौखिक या लिखित होते हैं। वैसे ये जो आपने देखा कि औपचारिक संचार जो लिखित संचार था, हम उसे औपचारिक संचार भी कहते थे। तो इसलिए ना, ये जो औपचारिक संचार होता है वो मौखिक और लिखित होता तो है, परंतु ज़्यादा ये कैसा होता है, लिखित तौर पे होता है। क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा कि लिखित रूप में ही हम ज़्यादा फॉर्मल संचार कर पाते हैं। तो इसलिए कैसा होता है, ये मौखिक लिखित होता है परंतु लिखित ज़्यादा होता है। और इनका प्रयोग अधिकतर कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, यहाँ पे किया जाता है। इन सभी जो ये औपचारिक संचार होता है इनका। और लिखित औपचारिक संचार में लेटर, ईमेल, फैक्स आदि का मतलब इन सब का यूज़ करते हैं लिखित औपचारिक संचार में। और जो मौखिक औपचारिक संचार होता है उसमें हम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस होती है, जो इंटरव्यूज़ होता है और इंटरव्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि हमें औपचारिक संचार ही करना पड़ता है। क्योंकि आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो उसमें आपको कितने अच्छे से रिस्पेक्टफुली कहना पड़ता है, हर बात को आपको सोच समझ के कहना पड़ता है। आप विदाउट सोचे समझे कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह सकते जैसे आप अपने मम्मी पापा या आप अपने वो बहन भाई से कहते हैं या फ्रेंड्स से कहते हैं। आप उसे बिना सोचे समझे नहीं कह सकते। आपको कुछ मतलब थोड़ी देर एक तरीके से शांत माइंड रख के आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, आपको क्या बोलना चाहिए, क्या चीज़ यहाँ पे क्या ज़्यादा बेटर रहती है बोलना। तो आपने इंटरव्यूज़ में भी वैसा देखा होगा। तो यहाँ पे भी एक क्या हो गया, ये मौखिक संचार हो गया, परंतु अधिकतर लिखित संचार में ही औपचारिक संचार होता है। जैसे और अपने जूनियर या सीनियर से बात करते समय भी आपने इस नियम को फॉलो करा होगा हमेशा। आप अगर आपसे जो छोटे होते हैं आप उनसे भी बहुत रिस्पेक्टफुली बातें करते हैं। अगर देखा होगा कि जो अच्छे मतलब घर से रिलेटेड होते हैं जो पर्सन्स, उनको भी वो छोटे बच्चों से भी कितने प्यार से बात करते हैं। उनके मम्मी पापा अपने छोटे बच्चों से भी आप करके बात करते हैं। वैसे ही जो हम अगर सीनियर से भी बात की जाती है तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली करते हैं। तो इसमें कैसे संचार का यूज़ होता है, और मौखिक औपचारिक संचार का यूज़ होता है। कैसे, मौखिक औपचारिक संचार का। और लिखित औपचारिक संचार का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ईमेल, लेटर्स, फैक्स, इन सब में। और इसमें अपनी बात का आदान प्रदान है ना, लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। और इसकी गति कैसी होती है, थोड़ी धीमी होती है, परंतु जो भी बातचीत होती है वो बहुत सबूत के साथ और बहुत अच्छे से की जाती है। मतलब बेशक ये धीरे तरीके से काम करे परंतु बहुत अच्छा तरीके से काम भी करता है। आप देखते हैं कि औपचारिक संचार के क्या क्या लाभ हैं, इसके कुछ प्रॉफिट्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रॉफिट्स हैं। तो जो औपचारिक संचार होता है ना, वो आमतौर पर लिखा जाता है, इसलिए किसी भी अस्पष्टता या गलतफहमी की कोई संभावना ही नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो औपचारिक संचार होता है वो अधिकतर कैसे में होता है, जो आपने देखा होगा वो अधिकतर लिखित रूप में ही होता है, मौखिक रूप में बहुत कम होता है परंतु होता है। जैसे मौखिक रूप में मैंने आपको इंटरव्यू का भी एक एग्जाम्पल दिया। तो जो औपचारिक संचार होता है वो आमतौर पर लिखा जाता है, इसलिए ना हम इसमें कह सकते हैं कि जो इसमें अस्पष्टता है ना और गलतफहमी की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। और औपचारिक संचार में नियम को मानते हुए ना बातचीत या जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है।
कि इनमें रूल रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस की मतलब मीटिंग्स में करते हैं, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें बहुत रूल्स नियम मतलब बनाए जाते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों का भी मतलब इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। और अब देखते हैं जो औपचारिक संचार का एक फ़ायदा यह भी होता है ना कि बेशक ये धीरे गति से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो औपचारिक संचार होता है वो धीमी गति से काम करता है, परंतु काम कैसा होता है, सिस्टमैटिक ढंग से होता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से सिस्टम के साथ और सही तरीके से होता है ये जो काम होता है औपचारिक संचार में। ऐसे ही ये जो संचार होता है वो व्यवस्थित और ऊंची तरीके से किया जाता है, क्योंकि जो इसमें जो भी ये जो औपचारिक संचार होता है उसमें एक हेड मतलब होता है, और उसके अंडर जितने भी मतलब कर्मचारी होते हैं, अगर ऑफिसेज का होता है तो उनको उस नियम के अनुसार और जितनी भी उन्होंने व्यवस्था की होती है या कोई भी रूल रेगुलेशन बनाए होते हैं उसी के अनुसार इनको काम करना पड़ता है। तो इसलिए कैसा होता है, ये व्यवस्थित और ऊंची तरीके से ये संचार किया जाता है। किस तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से ये काम किया जाता है। जो औपचारिक संचार किया जाता है ये बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से किया जाता है। और ये लिखित संचार होने के कारण है ना, इसे भविष्य में भी कैसा किया जा सकता है, संदर्भ के रूप में संरक्षित और उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लिखित संचार में मैंने इसका एक लाभ बताया था कि ये भविष्य में अगर कोई भी गलतफहमी होती है, गलतफहमियों को दूर करने का भी काम करता है। इस तरह से गलतफहमी संभव हो ही नहीं पाती, गलतफहमी उत्पन्न ही नहीं हो पाती इन संचारों में। तो एक ये भी इसका फ़ायदा है किसका, औपचारिक संचार का, क्योंकि औपचारिक संचार कैसे होते हैं, ज़्यादातर लिखित रूप में होते हैं, और लिखित रूप में होने के कारण कैसे होते हैं, ये संरक्षित और उपयोगी होते हैं। मतलब अपनी बातों को मतलब सही कहलाने के लिए ये काबिल होते हैं लिखित संचार। ऐसा आप देखते हैं जो औपचारिक संचार के क्या क्या दोष हैं, कि औपचारिक जो संचार है वो कैसा होता है। तो औपचारिक संचार में ये इसका एक ये दोष है ना कि ये संचार की कैसी होती, गति धीमी होती है, कि अगर हमें कोई बात को कहना है तो बहुत टाइम लेके और बहुत मतलब एक तरीके से ऑफिशियल तरीके से बहुत फॉर्मेलिटी शो करके कोई भी बात को हम कह पाते हैं। कोई भी बात को हम लिख कर उसको सोच समझ के हमें वो बात कहनी पड़ती है। तो इस कारण से इसकी गति कैसी होती है, बहुत स्लो होती है इसकी गति। और इसका एक ये भी दोष है कि ये सामान्यतः है ना, इस संचार में उच्च अधिकृत लोगों का ही अधिभार ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑफिस की कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या मीटिंग्स होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक हेड ऑफ द ऑफिस होता है। तो वो है ना, जो जितने भी छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं ना, उनको ये चीज़ बताई जाती है कि हाँ आपको ऐसा बिहेव करना है, आपको ऐसी बातें कहनी है, या आपको ये करना है या आपको वो करना है। तो इस कारण से कैसे होता है, ये जो संचार होता है वो उच्च अधिकारित लोगों के मतलब ज़्यादा अधिभार होता है, उनके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ वो होती है, मतलब उनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसका एक ये भी दोष है। और इस संचार में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से संचार की आलोचना नहीं की जा सकती। तो एक ये भी एक नुकसान है, क्योंकि इसमें हम स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कह नहीं सकते। हमें बहुत सोच समझ के जो हमारे जो बड़े उच्च अधिकारी अधिकृत जो लोग होते हैं उन्होंने कहा होता है, हम उसी पे डिपेंडेबल होकर भी वो बातें ही कह पाते हैं। हम अपने सोच विचारों से कोई भी बात को नहीं कह सकते। तो इस कारण से कैसा होता है, अस्वतंत्र होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और निष्पक्ष होता है। कोई भी इसमें बिना निष्पक्ष रूप से नहीं होता है। इसकी एक ये भी कमी है, किसकी, औपचारिक संचार की, किसकी, औपचारिक जो संचार होते हैं उनका। और औपचारिक संचार में यदि चैनल्स में से ना कोई भी व्यक्ति अपने विचार बदलना भी चाहता है ना, तो वह संभव नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतना मतलब वो खुद अपने विचारों को नहीं चेंज कर पाते, यहाँ तक कि जब इसे बदलने की ज़रूरत भी होती है ना, तब भी वह बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना। तो इस कारण से भी ये कैसा है, इसका एक दोष है। और मैंने ये आपको पॉइंट छूट गया कि ये बहुत कम प्रभावी होता है, और ये जहाँ व्यक्तिगत मार्गदर्शन और प्रेरणा आवश्यक होता है, कि मतलब ये कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा औपचारिक अगर फॉर्मेलिटी ज़्यादा ही शो करने लग जाते हैं तो उसके कारण हमारे जो इंप्रेशंस होता है वो कम मतलब बहुत कम बन पाता है। वही हम अगर फ्रेंडली तौर पे कहते हैं किसी को भी कुछ भी, तो वो हम उसके ऊपर भी ज़्यादा इफेक्टिव उसके ऊपर भी हमारी बातों को क्या करता है, ज़्यादा इफेक्ट छोड़ता है। तो इस कारण से कैसे होते हैं, जो औपचारिक संचार होते हैं वो ज़्यादा कम प्रभावी होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको यह बता दें कि औपचारिक संचार क्या है, औपचारिक संचार के लाभ क्या हैं, और औपचारिक संचार की जो हानि दोष हैं वो क्या हैं। अब देखते हैं हम अनौपचारिक संचार। हमने औपचारिक देख लिया, अब हम अनौपचारिक देखते हैं। अनौपचारिक को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं हम, इनफॉर्मल हम कहते हैं। जैसे इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर आपने ज़रूर देखा होगा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं हम इसको, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं हम इसे। ओके, अब देखते हैं अनौपचारिक संचार क्या है। तो वो जैसे कि मैंने आपको लिखा गया कि जो अनौपचारिक संचार है
वो संचार का तरीका होता है ना जिसमें हम कोई नियम का पालन नहीं करते। कोई भी नियम का ये नहीं कि हमें रूल रेगुलेशन के साथ बहुत सोच समझ के कोई बातों को कहना है। हम जैसा चाहें वैसा कह सकते हैं, क्योंकि जो अनौपचारिक संचार होता है वो हम किन के साथ कहते हैं देखते हैं, वो हम अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी हमारे एनिमीज़ होते हैं उनके साथ करते हैं। या इस कारण से जो इसकी गति होती है वो कैसी होती है, तीव्र होती है, क्योंकि हमें इसमें कैसा कोई भी रूल रेगुलेशन का कोई भी पालन नहीं करना पड़ता है। इसके कारण इसकी जो गति होती है, जो इस अगर कोई भी हमें बात कहनी है तो वो हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो इस प्रकार इस संचार का मतलब, और ना इस संचार का जैसे उस संचार में होता था कि जो औपचारिक संचार होते थे वो कैसे होते थे, अधिकतर लिखित रूप में होते थे ना, वैसे ही जो अनौपचारिक संचार होता था वो अधिकतर किस रूप में होता है, वो मौखिक रूप में होता है। तो इस कारण से ना जो इसका कोई भी क्या होता है, कोई भी सबूत नहीं होता है। तो एक ये है, मैंने आपको बता दें अनौपचारिक संचार क्या आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अनौपचारिक जो संचार है उसके हम लाभ को देखते हैं कि अनौपचारिक जो संचार है उसके लाभ क्या है। तो इसका लाभ ये है कि अनौपचारिक संचार में सूचना का प्रभाव कैसा होता है, तेज होता है, और आपात स्थिति के लिए क्या होती है, उपयुक्त होते हैं। अगर मान लो कुछ डिफ़िकल्टी सिचुएशन हो रखी है, अगर हम वहाँ पे फॉर्मल तरीके से कहने में लगे हुए हैं, तब तो बहुत देर लग जाएगी उस बात को कहने और सामने वाले को समझने में। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से भी अगर हम आपात सिचुएशन में करते हैं तो ये क्या होती है, इसकी गति बहुत तेज होती है। तो इस कारण से ये बहुत प्रभावी होते हैं अनौपचारिक संचार आपात स्थिति में। अब इसका एक ये भी लाभ है कि इस संचार में स्वतंत्र व निष्पक्ष संचार होता है, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, और ये इस और किसी भी तरह की बातचीत या जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए ये मतलब स्वतंत्र रूप से होते हैं। इसमें किसी भी जो ऊपर के हमारे हेड मास्टर होते हैं इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, और ना ही उनके मुताबिक हमें चलने की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने विचार, अपनी मर्जी, अपने विचारों से हम कुछ भी अपनी बातों को किस तरीके से भी रख सकते हैं। तो इस कारण से कैसा संचार होता है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि अब अनौपचारिक के लाभ अगर आपको लिखने हैं तो आपको, अगर आपने औपचारिक की आपको हानियां भी पता है ना, तो आप इसके लाभ बना के लिख सकते हैं। इसमें हम किसके लिख सकते हैं, औपचारिक के लाभ लिख सकते हैं। जो औपचारिक की हानियां होती है ना, औपचारिक की हानियां, वो अनौपचारिक की क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। कि जैसे कि अब उसमें था औपचारिक की हानियों में क्या था कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो और ये कैसे होते हैं, अनौपचारिक संचार के फायदों में क्या हो गया कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और ये सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और इसलिए उनमें अपनेपन की भी भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि हम अपने तरीके से कह पाते हैं। हम अनौपचारिक संचार करते किसके साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। इस कारण से ये कैसे होते हैं, ये अपनेपन की भी भावना को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हम इनफॉर्मल वहीं पे होते हैं जहाँ पर हम अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से कह पाते हैं। तो इस कारण से जो ये अनौपचारिक जो संचार है उसमें कैसा अनुभव होता है, अपनेपन की भी भावना उत्पन्न होती है। कैसी भावना उत्पन्न होती है, अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं अनौपचारिक की हानि क्या है। अनौपचारिक जो संचार है उसकी कुछ लॉस, मतलब उसकी जो दोष हैं वो क्या क्या हैं। तो अनौपचारिक संचार की जो विश्वसनीयता होती है ना, उतनी नहीं होती और उसका कोई सबूत भी नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अनौपचारिक संचार है वो कैसा होता है, वो मौखिक रूप में होता है। अधिकतर कैसा होता है, वो मौखिक रूप में क्या होता है, लिखित रूप में बहुत कम ही होता है। आपने नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। तो इस कारण से ये कैसे होते हैं, इसमें इतनी विश्वसनीयता भी नहीं होती और इसका कोई सबूत भी नहीं होता। भविष्य के लिए इसमें कोई सबूत नहीं होता कि हाँ हमने ये बात कही थी। तो इस कारण से इसका ये एक हानि है। और अनौपचारिक संचार में काम जो होते हैं वो जल्दी होते हैं, लेकिन कैसे नहीं होते, वो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने औपचारिक संचार में उसकी लाभ में क्या बताए थे कि बेशक ये काम जल्दी होता है, परंतु कैसा होता है, सिस्टमैटिक ढंग से होता है। परंतु जो अनौपचारिक संचार की हानियों में मैं क्या लिखूंगी कि अनौपचारिक संचार में जो काम होता है बेशक जल्दी होता है, परंतु कैसा होता है, नॉट सिस्टमैटिक ढंग से नहीं होता है। तो एक इसकी ये भी हानियाँ हैं। अब अनौपचारिक संचार है ना, इसमें अफवाह फैलने और बढ़ने का भी खतरा होता है। वो कैसे होता है अनौपचारिक संचार में अफवाह फैलने और खतरा, क्योंकि जो अनौपचारिक संचार होता है कैसा होता है, दिखता है मौखिक होता है। तो जब हम अपने मुंह से कोई बात कहते हैं तो जो सामने वाला सुनने वाला बंदा है वो उसको क्या समझ रहा है या उसको किस तरीके से सुन रहा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये अफवाह फैलने की भी इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो इस कारण से ये कैसा जो संचार होता है कैसा होता है, ये अफवाह फैलने और इसका भी इसमें क्या होता है, खतरा होता है। तो अब हमने देख लिया कि अनौपचारिक संचार क्या है। अब ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया
मैंने आपको इसमें मौखिक संचार तो मैंने पहले वीडियोज़ में ही करवा दिया था कि मौखिक संचार क्या है। अब इसमें मैंने आपको गैर मौखिक मतलब अमौखिक संचार क्या है इसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इसके लाभ हानि क्या है, क्या क्या बताया मैंने इसमें आपको। इसकी जो लाभ हैं वो क्या है और इसकी जो हानियाँ है, ये इसके क्या क्या लाभ बताए मैंने। फिर इसकी जो हानियाँ हैं मैंने वो बताई आपको कि इसके जो दोष हैं वो क्या क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो लिखित संचार है वो क्या है, क्या बताया मैंने आपको लिखित संचार क्या है। फिर लिखित संचार के लाभ क्या हैं, लिखित संचार के लाभ क्या हैं। फिर लिखित संचार के दोष क्या हैं, जो लिखित संप्रेषण है उसके दोष क्या हैं। फिर औपचारिक संचार, जो औपचारिक संचार, फिर अनौपचारिक संचार के क्या लाभ, सबके मैंने लाभ और आपको दोष मैंने करवा रखे हैं। औपचारिक संचार के क्या दोष। फिर अनौपचारिक जो संचार है वो क्या है, क्या अनौपचारिक संचार क्या है। फिर अनौपचारिक के लाभ और हानियाँ क्या है, मैंने आपको कहा है औपचारिक संचार के लाभ और अनौपचारिक संचार के क्या है हानियाँ। अगर आपको और भी पॉइंट लिखने हैं तो आप, मैंने जैसे कि आपको मैंने औपचारिक में ज़्यादा पॉइंट्स करवा रखे हैं, तो उसमें से आप जो औपचारिक जो संचार होगा उसके लाभ जो होंगे वो अनौपचारिक की हानियाँ होंगी, और जो औपचारिक संचार की हानियाँ होंगी वो अनौपचारिक संचार के क्या होंगे, लाभ होंगे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ये वीडियो जो होती है वो कंप्लीट होती है। जो आपका लेसन जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, जो चैप्टर फर्स्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट है। और अगर आपको इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो इसका जो सेकंड पार्ट था, मतलब जो सेकंड पॉइंट था वो करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा क्या क्या हो गया कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर सेकंड करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वारीज होती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी।